बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। एकजुट होकर काम करने का संदेश। केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे कार्यकर्ता। गुटबाजी के खिलाफ सख्त संदेश। सोशल मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक घेरने की योजना। बीजेपी का मंथन, मिशन 2023 पर चिंतन। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। माउंट आबू में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पदाधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई बड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर भी चर्चा हो रही है। सभी को एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया गया। केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या करना है, यह सिखाया जा रहा है। बीजेपी की कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक घेरने की योजना है। आज चर्चा इसी प्रशिक्षण शिविर पर। और देखिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी माउंट आबू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपडेट्स ही ले लेते हैं। कपिल, कहां तक पहुंची ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, उनसे बात करें। राठौड़ साहब, किस तरह से अंदर मंथन चल रहा है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और 2 विचारधाराओं के साथ, प्रमुखतः 2 विचारधारा, एक देश सबसे पहले और दूसरा अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो पंक्ति में सबसे पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, दलित, महिला, गरीब, सिर्फ नारे दिए जा रहे थे। आज देश की सरकार की योजना घर घर तक पहुंच रही है। इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, देश के पैसे को नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। केवल सरकार नहीं, बट सरकार के साथ साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। आप देखिए इन लोगों को जब ये काम करते हैं बिना किसी तनख्वाह के, ये सिर्फ अपने एक आइडियोलॉजी के लिए, एक सिद्धांत के लिए काम करते हैं। तो इनका लगातार ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हमारी विचारधारा क्या है, हम किस तरह से संगठित होकर हमें काम करना है, किस तरह से संगठन को, देश सबसे पहले, उसके बाद संगठन, उसके बाद हम खुद। तो इसके लिए लगातार ट्रेनिंग होती रहती है और ये देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता भी अपना समय देकर, अपने साधन लगाकर देश को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। अलग अलग सत्र पर अलग अलग विषय तय किए गए। कितने महत्वपूर्ण है वो विषय? पूरी ट्रेनिंग के लिए, खुद को अनुशासित रखने के लिए, संगठन को समझने के लिए, देश की सरकार की नीतियों को समझने के लिए, अगर हमें खिलाफत भी करनी है तो खिलाफत करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारे विचार होने चाहिए, सब पे ट्रेनिंग होती है। अलग अलग विषय बन जाते हैं। ये जिस तरह से सेना की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से हमारी पार्टी की भी ट्रेनिंग है कि देश के नियम, संविधान को मानते हुए हम किस तरह से इस देश की प्रगति में भागीदार बन सके। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नारे में एक उनका शब्द आता है, सबका प्रयास। तो ये सबका प्रयास जब होगा तभी देश मजबूत बनेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इनका कहना है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर कई सारे लोग मौजूद है, जिसमें आपदा राहत विभाग के जी बोले आप खत्म कर लें, फिर मैं बोलता हूँ। देखिए, आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेन्द्र शास्त्री, उनसे बात करें। जिनेन्द्र जी, कितना अंदर जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है ट्रेनिंग सेशन? आगे कैसे काम आएगा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के? जी कपिल, बहुत सारी नई नई जानकारी हमको इससे प्राप्त हो रही है। कैसे बात करना, कैसे मीडिया में आना, कैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करना, क्या नहीं करना, ये पूरा जो सत्र है, अभी तक हमने 9 सत्र के माध्यम से कृषि में क्या होता है, सोशल मीडिया में किस प्रकार से चलना, आपका चाल चलन कैसा हो सकता है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा वो मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूँगा। उन्होंने बात कही 13पन समाज वाली जो पंक्तियों को दोहराया, निज पर अनुशासन फिर शासन, ये पंक्ति बहुत ही अनुकरणीय पंक्ति है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक कैंप न होकर कौन सा स्वच्छ, निर्भीक और निर्विरोध और
अपनी प्रेरणा से काम करने वाला कैसा कार्यकर्ता होना चाहिए, वो हमको इसमें सिखाया जा रहा है। बहुत प्रेरणा ठीक की है। बात है। देखिए, सतीश पुनिया से हमारी कुछ देर पहले भी बात हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से कार्यकर्ता बचे। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर दी जा रही है। चलिए कपिल, आप मेरे साथ रहें, मैं अब चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं महेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। महेश शर्मा जी, अगर संगठन के स्तर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में टकराव को देखें तो बीजेपी एक ओवर ऑयल्ड मशीन है और पूरी तरह से अपने रूटीन में ही है और उसको सिर्फ एक गाइडेंस या दिशा देने की जरूरत है, वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी रूट लेवल पर अपनी मशीनरी को प्रॉपर तरीके से एक्टिव करने और उसको पूरा बनाने की जद्दोजहद में ही जुटी है। तो इस एक मोर्चे पर तो ये ट्रेनिंग कैंप बीजेपी के लिए ज्यादा लाभकारी नजर आ रहा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही, ये भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। अब सवाल ये होता है कि संगठन को कैसे एक रखा जाए। चुनाव से पूरी तैयारियां किसी के वापस भाजपा के संदर्भ में यह है कि सत्ता में कैसे वापस आया जाए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी है कि जो संगठन में अभी गुटबाजी बनी हुई है उसे समाप्त किया जाए। अच्छा, एक दूसरा सबसे बड़ा जो भी नुपुर शर्मा को जो लेकर के जो जिस तरह से देशव्यापी जो चल रहा था मामला, उसको ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया, जो भी प्रवक्ता या सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता, उन्हें एक रूप से विवादित बयान न देने की ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर कि धार्मिक मुद्दे और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये तो है ही तय कि अगले बार जो है, जो 2023 का चुनाव, वो भाजपा के लिए भी काफी हाँ, लेकिन जिस तरह के सेशंस हैं महेश जी, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं, बीजेपी में जिस तरह के सेशंस आयोजित हो रहे हैं इस ट्रेनिंग कैंप में, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी फूक फूक कर क्या कदम रखना है वो ये तय कर चुकी है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है। इसमें कोई दो राय नहीं। वो इस इस इनकम्बेंसी फैक्टर को बनाने के लिए क्या हम हासिल कर सकते हैं, इस पर ही ज्यादा मंथन किया जा रहा है। तो इसमें एक स्वयं पे पहले अपने आत्मचिंतन ये किया जा रहा है कि हम गुटबाजी से दूर रहें। ये आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से भाजपा में लगातार उच्च स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। बड़े नेताओं का भी इशारा है कि हमें सत्ता प्राप्त करना चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर बजाय गौर करने के पहले ये देखना कि हम बहुमत से जीते। और साथ ही इस बार पूर्ण जो फोकस रहेगा, जिस तरह से वो किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस जिस ERSP को लेकर के जिस तरह से जो उसने मोर्चा खोल रखा है, उसके जवाब में वो क्या कार्रवाई करते हैं, कार्यकर्ता किस रूप से आगे उसका जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और उनको एक मूवमेंट बनाने की हम पर क्या विचार किया जाए। तो ये काम एक दूसरे की ध्यान में रख ये तय की जा रही है। ठीक है मुकेश पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो होता है कि अपने तरफ से कोई कमी ना छोड़ना और एक होता है अपनी तरफ से कोई गलती ना करना। आजकल आपकी ट्रेनिंग का फोकस अपनी तरफ से कोई गलती ना कर बैठे पर ज्यादा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, आने वाले विधानसभा का 2023 का चुनाव और लोकसभा 2024 का चुनाव, उसके विजय संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी एक परिकल्पना है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हमने उसको साकार किया है। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पिछले 8 साल के दौरान जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसानों के कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे देश की सुरक्षा की मजबूती की बात है, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत ही सराहनीय और शानदार काम किए हैं। ठीक है, हम यूं कहें
कि जब हम इसके पहले जब सरकार थी और उसके बाद जब चुनाव हुए 2019 में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को और अधिक बहुमत मिला। और उस बहुमत का कारण यही था कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर है। हाँ, नहीं, देश लेकिन के विकास के लिए विकास वाले एंगल पर मुकेश पारीक जी मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल का सामना आपके प्रशिक्षण शिविर में कई नेताओं को करना पड़ा गुटबाजी को लेकर। अब देखिए, आप इसे मीडिया की देन कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन हम भी तो देख रहे हैं ना कि अटेंडेंस कितनी है, कौन कौन सेशन ले रहा है और किसको एक भी सेशन लेने का मौका नहीं दिया गया। वो वहां है भी नहीं। आप उसको किस रूप में लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस कारण से लेते हैं, देखिए ये तो आपने कहा कि मैं मीडिया पर दोष, न मेरा मीडिया को कोई दोष है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। ये बार बार ये प्रश्न जब आया है तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक ही जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ेगी, कमल के फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, उस पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये कई बार ये प्रश्न लेकिन मुकेश पारीक जी, कभी पार्टी ने ये नहीं बताया ना कि हमेशा चेहरे के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस बार बिना चेहरे के लड़ेगी, उसके पीछे रीजन क्या है? यह आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग कर सकती है, ठीक है, कभी भी कुछ भी ये तय किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार मीडिया के द्वारा भी कई चीजों में कई प्रकार के कयास लगाए गए, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, क्या रणनीति है, उस प्रकार से काम होगा। वैसे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, ट्रेनिंग काम आ रही है। पहले गुटबाजी का सवाल आप लोगों को ना थोड़ा या तो उद्वेलित करता था या थोड़ा एग्रेसिव बना देता था, लेकिन आजकल आप लोग बहुत आराम से बात करने लगे। इसका मतलब है कि हाँ, ट्रेनिंग तो काम आ रही है। मैं आगे भी मुकेश पारीक जी आपके पास आऊंगा और उसी डेवलपमेंट फैक्टर पे बात करूंगा जो कि ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले कपिल, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल, ओवरऑल जो ट्रेनिंग की क्लास चल रही है और उसमें जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वो सब्जेक्ट्स इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है अपनी तरफ से कौन सी गलती नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए यही एक प्रमुख मुद्दा है। सबसे बड़ा टारगेट 2023 का चुनाव जीतना और उसी चुनाव में जनता के बीच में किन मुद्दों को कैसे लेकर जाना है, इसी की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ देखिए, सोशल मीडिया एक प्रमुख विषय लिया गया है, कृषि, विदेश नीति, मीडिया, राजनीति, संगठनात्मक राजनीति और चुनौतियां और हमारी कार्य पद्धति, ऐसे विषय हैं जो कि इस पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करना है। सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, ये सिखाने की कोशिश यहाँ पर लगातार इस जो ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें की जा रही है। तो वहीं मीडिया का उपयोग कैसे करना है, इसके अलावा संगठन में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जो तकरीबन 250 पदाधिकारियां हैं उनके साथ में डिस्कस की जा रही है। और हर सत्र में एक प्रमुख वक्ता को बुलाया गया है जो सभी को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि यहाँ से ट्रेंड होने के बाद में अपने अपने इलाके में जाएं और इन सभी विषयों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करें ताकि आने वाले चुनाव में फायदा हो। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद में इस प्रदेश कार्य समिति प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, तो उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लेकिन जो सार्वजनिक तौर से जो जानकारियां दी जा रही है वो सिर्फ 7 विषय, जो कि आज 7 सत्र आयोजित हो रहे हैं, 7 विषय तय किए गए। 19 सत्रों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात गुटबाजी को लेकर भी सामने आई है। सतीश पुनिया ने भी स्पष्ट कहा है कि किसी तरह की गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो। इसके अलावा जो नेता काम नहीं करते और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आगे आते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की पार्टी तैयारी कर रही है। ये स्पष्ट निर्देश भी इस प्रशिक्षण शिविर के मार्फत नेताओं को दे दिया गया है। हाँ, तो फिर तो अनुशासन समिति का एक अलग से ट्रेनिंग सेशन भी शायद लगे आने वाले दिनों में, आई डोंट नो। लेकिन ठीक है, महेश शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर मैं आता हूं उन सब्जेक्ट्स पर जो कि इस कोचिंग कैंप में या ट्रेनिंग कैंप में या प्रशिक्षण शिविर कह लें, इसमें चल रहे हैं। अब आप देखिए, इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश नीति या कृषि में जो कृषि कानून आया था जिसको वापस केंद्र सरकार ने वापस लिया, इन सारी चीजों पर काफी अच्छी खासी बात हो रही है, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी सेंटर की उपलब्धियों पर फोकस करेगी, न कि खुद के विपक्ष में रहते हुए किए गए कामों पर या पूर्व की अपनी ही जो राजस्थान में गवर्नेंस रही है उस पर। का आम जनता तक लेके जाएंगे। उसी तरह से जो
जो राजस्थान में जो राज्य सरकार है उसकी नीतियों और उनकी कमियों को जाहिर करने के लिए खासकर वो कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष रूप से फोकस कर रही है कि हम किस तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कामयाबी चुनाव में अगले साल जो होने वाले चुनाव हैं या 2024 में जो चुनाव हैं वो उसके जो लक्ष्य जो निर्धारित करने हैं उसके लिए संगठन के हिसाब से चुनाव में अपना पन्ना अधिकारी या ब्लॉक स्तर पे अपने आप को मजबूत करने, किस तरह से कार्य संचालन करने, मतदाताओं को अपने तो वहां तक लाने, ये सारी चीजों की इनकी जो प्रशिक्षण है तो वो उसके लिए ये तैयारियां की जा रही है और ये जोर शोर से शुरुआत हो गई है। साथ ही ये भी देखा कि जहां राज्य जो अभी जो मौजूदा जो वातावरण जो बना है उसको कैसे अपने फेवर में कर लिया जाए, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए वो रणनीति तैयार की जा रही है और किस तरह से कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो, किस तरह से वो अपनी दिशा में अपनी काम करें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा नतीजे अपने पक्ष में हो जाए। ठीक है महेश जी, आप मेरे साथ रहे। देखिए अब कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। चूंकि सवालों का एक लिंक चल रहा है, उसी से जुड़ा सवाल मेरे पास अभी बीजेपी के लिए है, तो मैं बस उसके तुरंत बाद आपके पास आ जाऊंगा चौधरी साहब। मुकेश पारीक जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर केंद्र की योजनाएं और उपलब्धियां जमीन पर डिलीवर हो रही हैं तो बार बार जाकर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 1-1.5 साल से आपके तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि भाई रूट पर जाओ, ग्रास रूट पर जाओ, लोगों को हमारी उपलब्धियां बताओ। क्यों? क्या वो वहां पहुंच नहीं पा रही हैं? क्या जाने की जरूरत है? जाने की जरूरत है। जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के कार्यकर्ता है, जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां होती है, सरकार के द्वारा जो जनता को सुविधाएं दी जाती है, जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लाभ मिलता है, हमारी काफी बड़ी मात्रा में जो हमारी आबादी है वो जानकारी के अभाव में उन चीजों का लाभ नहीं उठा पाती, उनसे वंचित रह जाती है। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते उसका ये दायित्व है कि उसकी सरकार की योजनाओं उन तक पहुंचे, उनकी उसमें सहायता करें, मदद करें। मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, जैसे मान लीजिए आपने घर घर तक गैस पहुंचाने का जिम्मा उठाया, दोबारा वो सिलेंडर खरीद पाए या नहीं खरीद पाए, तो वहां पर तो जाकर आपको हो सकता है मुंह की खानी पड़ जाए। आप उसको क्या सजेशन देंगे कि भाई गैस इतना महंगा हो गया है, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है। आप सिलेंडर की बात करते हैं, क्या आपको वो जानकारी नहीं है कि हमारा गरीब जो कभी जिसने बैंक में अपना खाता खुलवाने की सोची भी नहीं थी, उस गरीब के बैंक में खाता खुला और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार के पहुंचा वो रोज जला भी तो नहीं पा रहा है ना सर, में सीधा आ रहा है, ये कितना बड़ा लाभ मिला है, हमको इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। आज देश की चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हमको उसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि उसके खाते में सीधा जाता है। आज 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात हो, देश की सुरक्षा की मजबूती की बात हो, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय योजना, जिसके अंतर्गत नहीं तो पंक्ति में बैठे हुए अगर ये लोगों तक नहीं पहुंचा तो ये सेंटर के पीआर की प्रॉब्लम है और संगठन में आपके कार्यकर्ताओं के स्तर पर कुछ कमी रही, इसलिए अभी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर वो पहुंचा ही नहीं है तो फिर वो वोट में कैसे बदलेगा? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, जो हमारा कार्यकर्ता है वो यही तो कार्य करता है कि जो सरकार की योजना है उसके लाभ से कोई वंचित नहीं रह जाए, जो उसका हकदार है उसको लाभ मिले। हमने तो, आपको ध्यान होगा, हमने लाभार्थियों के सम्मेलन भी किए हैं, लाभार्थी स्वयं आए हैं निकल के, उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को उनका लाभ मिला है और मिल रहा है, वो हमारे सबको। ठीक है, तो एक सवाल और ले लीजिए मुकेश पारीक जी, एक सवाल और ले लीजिए। जैसे कांग्रेस जैसे इलेक्शन आएगा वो हर जनसभा में इस बात को बताएगी कि आप लोग एक कृषि बिल लेकर आए जिसपे आपको कदम पीछे खींचना पड़ा, किसानों ने आपको झुकाया, कांग्रेस के प्रदर्शनों ने आपको झुकाया। ऐसा कुछ विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड भी तो आपको ले जाना चाहिए ना प्रदेश में, या सिर्फ आप नेशनल लेवल पर ही डिपेंडेंट रहेंगे? प्रदेश के विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड कहां है आपका? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने ये जो आपके निगाह में कठिन प्रश्न आपने बताया है,
देखिए, कृषि बिल जो हम लाए थे वो किसानों के हित में लाए थे, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, या कुछ ग्रुप ने और उनके साथ राजनीतिक पार्टियों ने जुट के उसको सफल नहीं होने दिया। लेकिन इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, हमारा प्रयास अच्छा था, सार्थक था, हम सफल नहीं हुए, हम और प्रयास कर रहे हैं किसानों के हित में, और काम कर रहे हैं, और करेंगे, और अधिक करेंगे, अधिक क्षमता से करेंगे। लेकिन प्रदेश के विपक्ष के रिपोर्ट कार्ड का क्या, वो भी तो ले जाइए ना। जैसे देश में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कह रही कि हम भी एक वजह रहे आपको कृषि कानून में अपने कदम खींचने पड़े, लेकिन प्रदेश में आप भी तो ऐसा कुछ बताएंगे ना कि विपक्ष के तौर पर आपने ये तीर मारा है। इसका भी जवाब सुन लीजिए। आज जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े हैं, भू माफिया, बजरी माफिया, और कौन कौन से माफिया बढ़ रहे हैं, नकल का एक बड़ा गिरोह बन गया है, तो ये जो दिख रहा है पब्लिक को, और हमने समय समय पर इसको उठाया है कि नकल में गिरोह में सरकार का संलग्नता जाहिर हुई, लोगों के सामने आई, किस प्रकार से बजरी माफिया को प्रोटेक्ट किया गया, पुलिस पर किस प्रकार हमले हुए, भू माफिया खुला तांडव मचा रहे हैं, किस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ये सबके सामने तुष्टीकरण के परिणाम है कि जिस प्रकार से हमारे शांत प्रदेश की जो स्थिति हुई है वो कांग्रेस, ये तो आप सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं, तो ये सब चीजें सामने, विपक्ष की सफलताएं कहां हैं? ये तो सरकार की विफलताएं हैं, विपक्ष की सफलताएं कहां हैं? विपक्ष ने आंदोलन के माध्यम से, विपक्ष ने जनता को जागृत करने के हिसाब से समय समय पर हमने सारे मुद्दे उठाए हैं। अब जब सरकार ही ऐसी हो जाए कि सरकार इस चीज को सुनने को ही तैयार नहीं, सरकार अपने हाल में मस्त है, सरकार जिस प्रकार से अपने कैंपों में जा रही है, सरकार कोविड काल में होटल में बंद हो गई, सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रयास करती रहती है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है मुकेश पारीक जी। आरसी चौधरी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब देखिए, मेरा सवाल आपसे यह है, बीजेपी में प्रशिक्षण चल रहा है और उन्होंने अपने एरिया छांट लिए हैं, लेकिन उनकी टीम्स ग्राउंड पर भी एक्टिव हैं। कांग्रेस को अभी अपने संगठन के ढांचे को और मजबूत बनाना है, अभी पूरी तरह बना नहीं है, तो उनका प्रशिक्षण हो सकता है उनके लिए काम कर जाए। आपको तो लंबा सफर तय करना होगा। प्रमुख बातें हैं, तमाम जो बूथ मैनेजमेंट की बातें हैं, ये सदैव करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर गत 3.5 वर्षों में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। नहीं, उसका तो जवाब है ना उनके पास। चौधरी साहब वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सुनते ही नहीं है, उठा के जनता के मुद्दों को कहीं भी मुखर नहीं कर पाए। रहा बात प्रदेश से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जीत के गए थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से एक सांसद ने नाता तोड़ा, उन्होंने संसद के अंदर कुछ मुद्दे उठाए, कोई जो सांसद है कभी भी राजस्थान के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर पा रहे। आज 13 जिलों के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, ईआरसीपी की बात को याद दिला रहे, उनके प्रधानमंत्री के वक्तव्य को याद दिला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता के तमाम नेता मौन हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ये बातें करे, और क्या चौधरी साहब, लेकिन देखिए उनके पास एक जवाब ये है कि विपक्ष के तौर पर हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो प्रदेश की सरकार सुनती ही नहीं है, जो कि लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं है। 4 पे भेजा, इसलिए मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। आज देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, उस पर चर्चा एक बात बताइए चौधरी साहब, प्रदेश में क्या क्राइम एक बड़ा मुद्दा नहीं है? चर्चा करनी चाहिए। जो उन्होंने बात की, जिस आंदोलन को तुड़वाया था, आज तक वो उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। जो इस प्रदेश का और देश का युवा जिस सेना के अंदर जाके राष्ट्र के आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या प्रदेश में क्राइम एक बड़ा मुद्दा नहीं है? आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 4 साल बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे वहां पे चौकीदारी का काम करेंगे। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश और देश के युवाओं का, चौधरी साहब आपको मेरी आवाज भी मिल रही है क्या? जनता के बीच में जाके वोट मांगने का भी अधिकार नहीं रख रही है। आप मुझे सुन भी पा रहे हैं चौधरी साहब? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आरसी चौधरी साहब? पहुंच रही है जी, ठीक है। चौधरी साहब मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि हम डिलीवर तो कर दें, लेकिन हम कुछ भी करते हैं उसको सरकार सुनती ही नहीं है। जैसे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो सरकार सुन ही नहीं रही है, हम क्या कर लें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक कानून का नया मॉडल तैयार किया है। वो मॉडल है, उन्हें राज का कानून कहते हैं। हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो राज का कानून चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कानून का राज लोकतंत्र की बुनियाद है। निश्चित रूप से जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं के अंदर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, न्यायपालिका अपने निर्णय देती है। तमाम जो निर्णय है राजस्थान के अंदर, दुष्कर्म के मामले लेके हो, चाहे 11 दिन के अंदर हमने अपराधी को
सजा दिलाई है। इससे बेहतरीन कहीं पूरे देश के अंदर नजीर पेश भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आम आदमी की जीरो टॉलरेंस के आधार पे FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्दी के आधार पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे? आपको क्यों लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कानून का राज है, राज का कानून नहीं है, जहां पे अनार्किक फैसले लिए जाते हैं कि इसका मकान तोड़ दिया जाए, इसका ठीक है, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। महेश शर्मा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। व्यूह रचना है वो जो आगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को केंद्रित करके हो रही है, और जो कमियां हैं उसकी तरफ दूर करने की, खासकर गुटबाजी को कम करने की, और साथ साथ ही जो कांग्रेस की जो मौजूदा राज्य सरकार की जो खामियां हैं, कमियों को बताने की, और अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने की, या अपनी पुरानी योजनाओं को आम जनता तक ले जाने की बातें हो रही हैं। और इस तरह से जो, और खासकर सोशल मीडिया पर क्या कमेंट्स देने, क्या प्रतिक्रियाएं देनी, किस तरह से देनी है, इसके बारे में उनको जानकारी देने, उनको प्रशिक्षित करने के काम किए जा रहे हैं। और आम मतदाता को बूथ तक लाने के लिए किस तरह से हम सफल हों, इस पर भी जोर दिया जाए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।